नमस्कार छात्र मित्रों, मैं लेकर आया हूं सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। तो आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर में दो चीजें। तो पहले सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। लिक्विड लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से पहली वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये दो चीजें हम इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, यानी लिक्विड सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, इसके ही ये दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। रॉल्स ने क्या बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। यानी उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रॉल्स लॉ ने बताया है। और ये रॉल्स लॉ को उसके जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है उस पूरे रेंज में उस रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। पूरी जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है, यानी 0 से लेकर जो भी मैक्सिमम होगी मतलब, तो वो सारे कॉन्सेंट्रेशन की लेवल जो है इंटायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल में वो रॉल्स लॉ ओबे करता है। कहीं पे भी वो डिसओबे नहीं करता है। ऐसा सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये रेयरली पाया जाता है आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है देखेंगे हम। इसके अलावा इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन एक तो रॉल्स लॉ को ओबे करता है और इट्स इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन के सारे रेंज में सारे पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कम हो या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। दूसरी इसकी दो प्रॉपर्टीज में एक पहली प्रॉपर्टी है इसका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, वो होता है 0। इसका मतलब क्या होता है, मिक्सिंग में एंथैल्पी 0 होती है इसकी। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाता है तब मिक्सिंग होती है और उसकी एंथैल्पी 0 होती है। यानी जब सॉल्वेंट या सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, जो भी लिक्विड सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, दोनों का मिक्सचर होते वक्त, लिक्विड और लिक्विड का दोनों का मिक्सचर बनते टाइम पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिलीज होती है। ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है और ना रिलीज, उसे कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। यानी जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है, ना बढ़ा ना घटा। जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0। इसका मतलब होता है अब दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिल रहे हैं, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो दोनों की एडिशन होगा। दो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम की एडिशन, यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसे कहते हैं डेल्टा V इक्वल टू 0। यानी मिक्सिंग के बाद उसकी जो साइज होती है, वॉल्यूम होती है, वो इतनी होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है आइडियल की, ना हीट एब्जॉर्ब करता है ना ही रिलीज करता है। यानी उसकी एंथैल्पी टू फॉर्म सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स प्योर सब्सटेंस इज 0। और जो होता है इनमें अगर हम देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हम देखेंगे बाइनरी यानी क्या, जिसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दो ही है, ज्यादा झंझट नहीं है, दो ही, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम दो कंपोनेंट को ए और बी ऐसे सपोज करेंगे, ए और बी, तो अब ए मॉलिक्यूल है तो ए के अंदर कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। समझो ए सॉल्वेंट है और बी समझो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। तो ये दोनों में इंटरेक्शन और ये दोनों में इंटरेक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और जब बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा तो और एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, वो ए और बी के बीच में, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल के अंदर क्या होगा, दोनों के मॉलिक्यूल में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा।
जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है और AA के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है, तो उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल है। तो इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। से ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन, ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन भी यही बताता है। ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन, ये क्लोरोइथेन और ये ब्रोमो इथेन, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ब्रोमो इथेन, क्लोरोइथेन और एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है, जाहिर सी बात है। अगर आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है और इट्स इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा? डिसओबे करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वो डिसओबे करता है और इट्स इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन कौन सा भी हो, कम हो ज्यादा हो, उसकी पूरी रेंज में वो डिसओबे ही करता है, तो उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका जो वेपर प्रेशर होता है, इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो या तो हाई होता है या तो लो होता है। रॉल्स लॉ ने बताए हुए वेपर प्रेशर से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। हाइयर वेपर प्रेशर और लोअर वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। अगर हायर वेपर प्रेशर हो गया तो उसका पॉजिटिव डेविएशन, और लोअर हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इंटरेक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल, ए और बी के मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव डेविएशन कब आता है? जब ए और बी के जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा जब वीक होगा। समझो, अगर इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक होगा, मतलब क्या होगा? इनके अंदर बॉन्डिंग जो होगी, ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, इजिली टूट जाएगी। तो ये वीक हो गई। अगर ये वीक हो गई तो क्या होगा? ज्यादा वेपर फॉर्म होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब टूटेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भी लिक्विड है वो मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इसके अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर ज्यादा होगी, यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा वेपर प्रेशर यानी हायर वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ए और बी के अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ए और ए बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में और बी के बीच में, अगर इससे वीक होगा, इन दोनों से अगर वीक होगा, वीक ए बी का, तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा? ज्यादा, और पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे इथेनॉल और एसीटोन। इसमें पॉजिटिव डेविएशन पाया जाता है इथेनॉल एसीटोन में, एग्जांपल के तौर पर। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। यानी जो इथेनॉल है, इथेनॉल के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, इथेनॉल के, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो स्ट्रांग होती है। एसीटोन के बीच में भी स्ट्रांग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो वो उसकी जो स्ट्रांगनेस थी वो क्या हो गई, कम हो गई, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट चला गया। अब वो क्या हो गया, AB का इंटरेक्शन, AB आने की वजह से वो क्या हो गया, वीक हो गया। और जो वीक हुआ तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से बाहर निकलेगा, एस्केप हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। रॉल्ट लॉ से ज्यादा डेविएशन दिखाएगा। फिर निगेटिव कैसा होता है, निगेटिव देखिए अभी, यानी लोअर वेपर प्रेशर, निगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इसका उल्टा। अभी AB जो है उसमें स्ट्रॉन्ग बनता है, AB का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता तो ज्यादा वेपर कन्वर्ट नहीं होगा, ज्यादा वेपर में नहीं जाएंगे, वो स्केप नहीं करेंगे वेपर से, लिक्विड के लिक्विड ही रहेंगे, वो वेपर नहीं बनेंगे, कम वेपर बनेंगे, मतलब कम बनेंगे, कम मॉलिक्यूल ही छूटेंगे वेपर के फॉर्म में। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया यहाँ पर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी मॉलिक्यूल, बहुत ही कम मॉलिक्यूल टूटेंगे एक दूसरे से। इसमें जो होता है AA और BB, यहां पर क्या होता है, वीक होता है, AA और BB के बीच में वीक होता है। ये पिछले सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। यानी AA मॉलिक्यूल, यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या है, अब क्या था, वीक है, वो AB के इंटरेक्शन से क्या है, वीक है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। वेपर प्रेशर कम, यानी रॉल्ट लॉ जिसने बताया था जो वेपर प्रेशर, उससे कम आ गया, इसलिए निगेटिव डेविएशन। यहाँ पे जो ग्राफ होगा निगेटिव होगा, वो ग्राफ निकाल के बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार दिखता है, पॉजिटिव किस प्रकार से दिखता है। जो पॉजिटिव होता है वो ऊपर से जाता है और जो निगेटिव होता है वो नीचे से जाता है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल है, जैसे फिनॉल एंड एनिलीन, और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये कुछ एग्जांपल है जो निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, मतलब लोअर वेपर प्रेशर दिखाते हैं, जिसमें अब इस फिनॉल और एनिलीन में क्या है, वीक है, और जब ये मिक्स हो जाता है तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है उनका, उनके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें जो है हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वो किस प्रकार से बनता है देखिए। अब क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन होते हैं, और एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एसीटोन का है और ये क्लोरोफॉर्म का। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से वो जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है और वो निगेटिव डेविएशन दिखाता है। अब हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा होता है। ये पहले बनाता हूं मैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, और सेकंड में निगेटिव डेविएशन के लिए।
सपोज पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 x1 यानी पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और बाद में x1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ता है, यानी बाद में हम मिलाते गए x1 को मिलाते गए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसा जैसा इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, और जब यहां पर आएगा यानी इसका मोल फ्रैक्शन क्या है अभी 1 है, यानी प्योर कंपोनेंट 1, सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, तो उसका प्योर वेपर प्रेशर P01, मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी वही कंपोनेंट है, पूरा का पूरा वही कंपोनेंट है, दूसरा कोई भी कंपोनेंट उसमें मिक्स नहीं किया हुआ है। मोल फ्रैक्शन अगर 1 है यानी वो प्योर कंपोनेंट है। अब x2 इक्वल टू 1 यानी जो सेकंड का कंपोनेंट है वो प्योर कंपोनेंट है, तो प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो P0 से डिनोट करते हैं हम, और सेकंड कंपोनेंट है इसलिए P2, तो इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा। यहां पे जो ऊपर है वो ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वह ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। अब ये जो है ये डैश डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, रॉल्स लॉ का ग्राफ बताता है, ये रॉल्स लॉ बताता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता इसका ग्राफ, उसका ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन ये शो करता है। तो अब हम पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे पहले, तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी इस ग्राफ से ऊपर यानी ज्यादा, इस ग्राफ से ज्यादा प्रेशर होगा बड़े पॉइंट, और इसके लिए भी इसी प्रकार से निकालना है। और जो टोटल प्रेशर होगा वो कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये जो लाइन बनती है ये होती है टोटल प्रेशर के लिए, इसलिए होती है ये टोटल प्रेशर के लिए। डैश डैश क्या बताता है, राउल्स लॉ, और पॉजिटिव शो कर रहा है इसलिए इसका ग्राफ ऐसे इस लाइन के ऊपर से जाएगा, इस लाइन के ऊपर से जाएगा इस प्रकार से। ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसी प्रकार से निगेटिव कैसा होगा, तो पहले निकालता हूं मैं, ये x1 अब यहां पे x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे x1 यानी पहला कंपोनेंट क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, और दूसरा कंपोनेंट सिर्फ दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है x2, सेकंड कंपोनेंट, जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा, ऊपर होगा। x1 की वैल्यू इस प्रकार से बढ़ रही है ग्राफ में राइट हैंड साइड को, फिर x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, यानी प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट है, 1 वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो प्योर कंपोनेंट, यहाँ पे x2 एब्सेंट है इसलिए 0, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब निगेटिव डेविएशन यानी ये जो रॉटला ने जो वैल्यू बताए थे उससे कम वैल्यू होगी, कम प्रेशर होगा, उससे कम प्रेशर होगा, इसलिए इस प्रकार से होगी लाइन, इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा, यानी इस लाइन के नीचे से जाएगा वो ग्राफ, इससे कम वैल्यू बताएगा हमें। उसी प्रकार से टोटल प्रेशर भी कम होगा, टोटल प्रेशर भी इस प्रकार से उसका भी ग्राफ रॉटला के ग्राफ से नीचे से जाएगा, उसका डेविएशन नीचे होगा उसका,
तो इस प्रकार से ये निगेटिव डेविएशन बताता है और ये पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन। ये जो ग्राफ है निगेटिव डेविएशन और ये पॉजिटिव डेविएशन। इस ग्राफ से, इस लाइन से हमें पता चलता है निगेटिव है या पॉजिटिव। तो नोट डाउन कीजिए ये सब। अब हम देखने वाले हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं देखने वाले हैं। एजियोट्रोप्स ये क्या होता है, ये क्या नया आ गया है। अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई मिक्सिंग, कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड का जो भी कंपोजिशन है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल कंपोजिशन, यानी जितना उसका दोनों का भी वेपर प्रेशर सेम है, दोनों पे अंदर के वेपर के जो पार्टिकल है सेम है और लिक्विड के भी पार्टिकल सेम है, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो सेम है। दो लिक्विड का अगर मिक्सचर है और दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो उसे कहते हैं एजियोट्रोप। उनके वेपर का प्रेशर यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अगर दो लिक्विड का मिक्सिंग किया, मैंने मिक्सचर बनाया दो लिक्विड का और उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो उसे कहते हैं एजियोट्रोप्स। तो इस एजियोट्रोप के दो टाइप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन। उनका क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है ये देखिए। एजियोट्रोप तो आपको पता चल गया, यानी जिनका जो कंपोजिशन है वेपर और लिक्विड का वो सेम है, यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, उसे कहते हैं एजियोट्रोप। अब ये मिनिमम बॉइलिंग यानी उनके प्योर बॉइलिंग पॉइंट से उनका जो एजियोट्रोप होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उनका जो प्योर दो कंपोनेंट से बना हुआ है, दो लिक्विड से बना हुआ है एजियोट्रोप, तो उनका प्योर यानी खुद का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये कब होता है, जब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन से दिखाता है। जो भी ग्राफ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, उनके जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और जो लार्ज, अब क्या बचा है, निगेटिव डेविएशन, जो लार्ज निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उनका क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, उनके एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब कुछ एजियोट्रोप देखेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखेंगे हम। इथेनॉल और वाटर का होता है, इथेनॉल एंड वाटर एजियोट्रोप्स, यानी ये जो एजियोट्रोप होते हैं उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे डिस्टिलेशन क्या होता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये देखिए। डिस्टिलेशन ऐसे प्रोसेस होते हैं, अगर कोई लिक्विड है उसे हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में लिक्विड को हीट देकर हम उसे इवापोरेट करते हैं। कोई सॉल्यूशन होगा, अगर एक बेकर है उसमें दो प्रकार के लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। समझो ए का ज्यादा है, ज्यादा को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो बी का कम है, कम को मैं निगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूं।
तो क्या होता है, हम हीट देते हैं इसे, हीट देने की वजह से वो एक टाइम पे बॉईल होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, और बॉईल होने के बाद वो क्या होगा, कंटेनर से ये निकल जाएगा, और उसकी जो भाप है जो वो कंटेनर से निकल जाएगी। फिर इसका कंडेंसेशन किया जाता है, और बी को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है अब कम ज्यादा हो गए, जिसका कम होगा वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जिसका उससे थोड़ा ज्यादा है वो सेकंड को सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब अगर समझो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट ले लेंगे हम, 3 कंपोनेंट है, पहले का बॉइलिंग पॉइंट है 100, दूसरे का 120, थर्ड का 150 डिग्री सेल्सियस में। तो 100 सेल्सियस को क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, मतलब उसकी जो भाप होगी वो इससे निकल जाएगी, फिर उसका कंडेंसेशन किया जाएगा, और वो हमें सी कंपोनेंट इससे सेपरेटली मिल जाएगा। फिर 120 डिग्री सेल्सियस को बी निकल जाएगा सॉल्यूशन से, और फिर क्या बचेगा, ए, यानी तीनों क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। तो इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एजोट्रोप में अब बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होता है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों बॉयल हो गए, दोनों की वेपर निकलेगी, और इस मेथड से वो क्या हो गए, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार एजोट्रोप क्या होते हैं, इस मेथड से सेपरेट नहीं होते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से एजोट्रोप सेपरेट नहीं होते। याला डी एंड डीचा काहीच फरक पडत नाही। तो इस प्रकार से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजोट्रोप क्या होते हैं हमने देख लिया है। एजोट्रोप के 2 टाइप्स देख लिए हमने, और पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है तब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होता है, लार्ज पॉजिटिव तो मिनिमम और निगेटिव तो मैक्सिमम, यानी इनवर्स है। इस प्रकार से हम इजीली इसे ध्यान में रख सकते हैं, रिलेशन बनाकर, नेगेटिव तो मैक्सिमम और पॉजिटिव तो मिनिमम। एजोट्रोप यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो इथेनॉल और वाटर क्या बताता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, इथेनॉल और वाटर। और नाइट्रिक एसिड और एसीटोन का क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, एसीटोन नहीं, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर क्या होता है इसका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, यानी ये लार्ज निगेटिव डेविएशन दिखाता है। इनका सॉल्यूशन जो होता है निगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो ये हो गई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और मोलार मास देखेंगे क्या होता है। क्वालिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ मोलार मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इससे ही पता चलता है हमें, नाम से ही पता चलता है। को यानी क्या होता है, टुगेदर, को यानी सबको साथ में है सब। और क्या होता है, लिगेर का मीनिंग होता है बाइंड करता है, यानी सबको किसी एक चीज से बाइंड करता है, सबको किसी एक कनेक्शन से क्या करता है, बाइंड करता है। और वो कनेक्शन है वेपर प्रेशर। वो कनेक्शन क्या है, वेपर प्रेशर। यानी इन सारे प्रॉपर्टीज को, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी ये 2-4 प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है इनमें, और वो 4 प्रॉपर्टीज का एक ही कनेक्शन है, एक ही चीज से वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, और वो चीज है वेपर प्रेशर, जिसे हमने पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन देखे हमने कि सॉलिड लिक्विड में है, गैस लिक्विड में है, और फिर लिक्विड में है। इस तीनों टाइप के हमने सॉल्यूशन देख लिए, उनका वेपर प्रेशर देख लिया। तो हमने यह देखा था कि जब कोई भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अगर किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नॉन वोलेटाइल यानी जो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। और ऐसा कंपोनेंट किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं जो नॉन वोलेटाइल
प्रेजेंट है उसे उस टाइम पे क्या होता है नॉन वोलेटाइल। अगर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर क्या होता है लो हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसका जो प्योर वेपर प्रेशर है प्योर में ज्यादा होता है। और ऐसा कंपोनेंट अगर हम मिक्स कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ 4 प्रॉपर्टीज इसी चीज से जुड़ी हुई है। उनमें से पहली है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, नॉन वोलेटाइल ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों का सॉल्यूशन है यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स है, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस लेक्चर में हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे ताकि लेक्चर की लेंथ ना बढ़े, इसलिए इसमें और बाकी के जो 2 पॉइंट है हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पहले रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब राउट लॉ के अनुसार क्या था, राउट लॉ ने क्या बताया था, जो वेपर प्रेशर होगा, जब भी कोई सॉल्यूशन होगा और उसमें जो वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, अब मिक्स है तो क्या होगा पार्शियल होगा, जब मिक्स नहीं है तो प्योर वेपर प्रेशर होता है, अकेला है तो प्योर वेपर प्रेशर, अब मिक्सचर बना है तो पार्शियल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन के। सपोज कंपोनेंट 1 लिया हमने तो उस 1 का प्योर वेपर प्रेशर P01 यानी प्योर वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में x1 यानी उसका मोल फ्रैक्शन। ये क्या है रॉड्स लॉ। अब लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लो हो रहा है, उसे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी यानी प्योर में क्या था ज्यादा प्रेशर था, P1 का क्या हो गया कम हो गया, तो हमें क्या मिलता है चेंज इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी यानी चेंज इन वेपर प्रेशर, लिख लीजिए डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर। अब P1 की वैल्यू हमें पता है, क्या है P1 की वैल्यू P01 इंटू x1। अब रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर बताया हमने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी इस डेल्टा पी को किससे डिवाइड करना है हमें, उसके प्योर वेपर प्रेशर से। पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से क्या निकलेगा P01 सेम है P01, इसलिए 1 माइनस x1 यानी क्या, हम मोल फ्रैक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 है, इसलिए पुट कर दीजिए P01 इज इक्वल टू x2। ये होगा चेंज इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा फिर, यानी इसे P01 से डिवाइड करेंगे। डेल्टा पी की क्या वैल्यू आई थी P01 इंटू x2, P01 इंटू x2 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया हमने, उसके प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड कर लिया। फिर ये प्योर वेपर प्रेशर कट जाएगा और क्या आएगा x2, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। x2 यानी सोल्यूट, x1 यानी सोल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, अगर सेकंड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करते हैं हम, ऊपर सेकंड के नंबर ऑफ मोल लिखते हैं और नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, W से, W2 अपॉन M2।
डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। N2 की वैल्यू जो है, N2 की वैल्यू वो N1 से बहुत कम है, इसलिए हम N2 को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे क्या रहेगा, सिर्फ N1 रहेगा, सिर्फ N1, N2 क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया। तो N1 यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी उसका N1 की वैल्यू क्या है, N1 कैसे निकालते हैं, इसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास W। तो इसे सिंपल वे में लिख लूंगा मैं, ये नीचे है तो नीचे जाएगा W2 अपॉन M2, और ये W1 है, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है इसलिए ये ऊपर आ जाएगा M1। तो चलिए अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे इसी के ऊपर। ये लिख लीजिए सारा। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका यूज करके हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करेंगे जो चेंज होता है, प्रेशर जो चेंज होता है उससे, प्योर वेपर प्रेशर अगर हमें पता है और जो चेंज हो रहा है वो भी हमने ऑब्जर्व करके पता कर लिया है, और हमें जो प्योर सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल पता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक मोल लिए हैं हमने, और जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसमें, अगर उसकी भी हमें वेट पता है, जितना सॉल्यूट ऐड किया है 5 ग्राम 6 ग्राम हमें वेट पता है, और उसका मोलर मास अगर पता नहीं है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो मेथड्स है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है, मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूट का। तो किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, इस प्रॉपर्टी का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस प्रॉपर्टी का यूज करके किस प्रकार से मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकाला जाता है, ये देखिए आप। तो आपके किताब में एग्जाम्पल नंबर 2.6 ले रहा हूं मैं अभी, तो किस प्रकार से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2.6, इस एग्जाम्पल में क्या किया है उन्होंने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन लिया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन क्या है, एट सर्टेन टेम्परेचर 0.850। प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर है इसलिए P0 1 इज इक्वल टू 0.850, और सॉल्यूशन में उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। वो कितना है सॉल्यूशन में, 0.845 वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ये कितना मिलाया है हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया है, उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया है, उसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम। W2 दिया है 0.5 ग्राम, किसमें, बेंजीन में, और बेंजीन कितने ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो वेट है वो दिया है 39, सॉल्वेंट का जो वेट है 39, सॉल्यूट का वेट जो है 0.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.850, और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर 0.845। अगर हमें मोलर मास दिया हुआ है बेंजीन का 78 M1 78, मोलर मास ऑफ 70 बेंजीन इज 78, तो और हम इस फॉर्मूले का यूज करके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा P अपॉन P0 1 इज इक्वल टू number of mole of solute divided by number of mole of solvent, W2 upon M2, और ये आएगा W1 upon M1। तो इसे रीअरेंज करके अच्छे से लिख लेंगे हम, तो वो बनेगा W2 M1, जो नीचे ऊपर जाएगा M2 W1।
तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा बी यानी चेंज इन प्रेशर 0.850 माइनस 0.845 अपॉन प्योर वेपर प्रेशर 0.850 इज इक्वल टू W2 कितना है 0.5, M1 कितना है 78 अपॉन M2 निकालना है हमें N2 W1 कितना दिया है 39 1 जा 39 2 जा 78। अब ये M2 नीचे है, पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। 850 में से 845 गई, क्या रहेगा 5, यानी ये आएगा 0.005। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। फिर 0.850, दोनों के 3 के बाद पॉइंट है, दोनों का 3 के बाद पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 5 और ये 850। दोनों का पॉइंट सेम ही जगह पे था, इसलिए 3 से क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया डेसिमल पॉइंट को यहां से यहां, तो ये 5 बन गया और ये 850। अब ये M2 जो नीचे है वो इस साइड में होकर ऊपर आ जाएगा, जो इस साइड में है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इंटू क्या है 0.5 इंटू 2, यहाँ पे सिर्फ 5 बच गए, 5 1 5, तो ये हो गया 0.1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0.2, 850 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। ये हो गया उसका मोलार मास। मोलार मास को ग्राम पर मोल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम बाकी के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।